महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन गृह मंत्रालय पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। शिंदे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं देना चाहती और इसी बीच कई खबरें भी सामने आ रही हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी ने शिंदे के साथ खेल कर दिया है। शपथ लेने के लिए तो उनको मना लिया, लेकिन अब अपनी बात से पलट रही है। यानी शिंदे को गृह मंत्रालय देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये मंत्रालय बीजेपी अपने ही पास रखेगी। लेकिन इन तमाम कयासों के बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शिंदे आखिर किस आधार पर गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। क्या यह संभव है कि सहयोगी दल को गृह मंत्रालय दिया जाए? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब सभी की नजरें विभागों के बंटवारे और मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिक गई हैं। और इसकी बड़ी वजह यह भी है क्योंकि विभागों को लेकर तीनों दलों के बीच खींचतान मची हुई है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं मिल रहा है तो सिर्फ धोखा शिंदे के साथ नहीं हो रहा है, धोखा अजीत के साथ भी हो रहा है। उन्हें भी इस बार वित्त मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है और जब से ये खबर आई है, दोनों ही डिप्टी सीएम परेशान है। और इसके साथ एक खबर और चलने लगी है कि अगर दोनों के साथ बीजेपी धोखा करती है तो अजीत और शिंदे हाथ मिला लेंगे और बीजेपी को ही झटका दे देंगे, जबकि अजीत की वजह से ही शिंदे को बीजेपी के आगे हथियार डालने पड़े हैं। अगर अजीत आगे आकर बीजेपी के सीएम का समर्थन नहीं करते तो शायद शिंदे अड़े रहते और उसके बाद जो सीएम की कुर्सी मिलती वो शिंदे को मिल सकती थी। लेकिन अजीत की वजह से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि अगर बीजेपी दोनों डिप्टी सीएम के साथ धोखा करती है तो ये दोनों डिप्टी सीएम एक साथ भी आ सकते हैं। और इन तमाम कयासों के बीच में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नई सरकार में क्या एकनाथ शिंदे फडणवीस जैसी स्थिति रख पाएंगे या फिर कमजोर रह जाएंगे? क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस की अजीत पवार के साथ जुगलबंदी दिखी थी, तो वहीं एकनाथ शिंदे काफी भावुक दिखे थे। इतना ही नहीं, पूरे कार्यक्रम के दौरान एकनाथ शिंदे अलग बैठे हुए नजर आए थे, जबकि उनकी कुर्सी फडणवीस के बगल में ही लगी थी। इतना ही नहीं, फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो संकेत दिए हैं उसमें भी झलक रहा है कि शिंदे को मायूस होना पड़ सकता है। यही नहीं, राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानकर चल रहे हैं कि फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे को खुश रखने की है। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि शिंदे को खुश करने के लिए अजीत गुट को मिलने वाले मंत्री पदों में कटौती की जा सकती है। यानी सियासी हलकों में इस समय कई तरह की चर्चा चल रही है और इस समय जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है वो ये कि शिंदे चाहते हैं कि पिछली सरकार की तरह उन्हें गृह विभाग दिया जाए। यानी आप जानते हैं कि पिछली सरकार में जब 2022 में सत्ता पलट हुआ था और फडणवीस ने डिप्टी सीएम के पद के साथ साथ अपने पास गृह मंत्रालय रखा था और अब शिंदे भी उसी को दोहरा रहे हैं। शिंदे का कहना है जब डिप्टी सीएम होते हुए फडणवीस को गृह मंत्रालय मिल सकता है तो फिर मुझे डिप्टी सीएम होते हुए गृह मंत्रालय क्यों नहीं मिल सकता, और शिंदे इसी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। तो शपथ ग्रहण से ठीक पहले शिंदे के करीबी संजय शिरसाट ने कहा था कि शिंदे अमित शाह से इस बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र में गृह विभाग या तो मुख्यमंत्री के पास रहा है या फिर सहयोगी दल को मिलता रहा है। महाराष्ट्र में 1995 से पहले ज्यादातर समय गृह विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा, क्योंकि उस समय एक ही दल का बहुमत होता था, गठबंधन की जरूरत ही नहीं थी, तो सत्ताधारी दल के पास ही सभी मंत्रालय रहते थे। गृह मंत्रालय कई बार वरिष्ठ मंत्री को दिया जाता था तो कई बार सीएम खुद इसे अपने पास रख लेता था। लेकिन 1995 से महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार बनाना शुरू हुआ है और तभी से आज तक महाराष्ट्र में कोई भी एक पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। और गठबंधन सरकार के दौर में गृह मंत्रालय भी हमेशा सहयोगी दल के हिस्से में गया है और इसलिए शिवसेना की डिमांड है कि जो परंपरा 30 साल से महाराष्ट्र में चली आ रही है वो ही कायम रहनी चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि कब कब सहयोगी दल के किस नेता को गृह मंत्रालय पद दिया गया है। 1995 में पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी थी और इस सरकार में शिवसेना के मनोहर जोशी सीएम बने थे, तो डिप्टी सीएम का पद और गृह मंत्रालय बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे को सौंपा गया था। बाद में जोशी की जगह शिवसेना ने नारायण राणे को सीएम बनाया, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे के पास ही रहा।
इसके बाद 1999 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक बार फिर हुए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। शरद पवार की एनसीपी के साथ सरकार बनाने के लिए उसने गठबंधन किया। कांग्रेस एनसीपी सरकार को अघाड़ी गठबंधन कहा गया। इस सरकार में विलासराव देशमुख को सीएम पद मिला, जो कि कांग्रेस के नेता थे। इसी साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी एनसीपी के छगन भुजबल को मिली और भुजबल ही सरकार में गृह मंत्री भी बनाए गए थे। महाराष्ट्र में 15 साल तक अघाड़ी गठबंधन सत्ता में रहा। इस दौरान सीएम और डिप्टी सीएम बदलते रहे, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जो परंपरा बन गई थी वो नहीं बदली। विलासराव देशमुख के बाद सुशील कुमार शिंदे सीएम बने तो डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय आर पाटिल को मिला। 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व सुशील कुमार शिंदे ने किया था, लेकिन इस चुनाव में कम सीट लड़कर भी एनसीपी ज्यादा सीटें जीत गई थी, तो कांग्रेस ने शिंदे की जगह एक बार फिर विलासराव देशमुख को सीएम बना दिया। लेकिन इस बार भी गृह मंत्रालय एनसीपी के आर पाटिल के ही हिस्से में आया। बाद में जब मुंबई पर हमला हुआ तो इसके बाद कांग्रेस ने विलासराव देशमुख को हटाकर अशोक चव्हाण को सीएम बना दिया। अशोक चव्हाण जब आदर्श सोसाइटी मामले में घिरे तो कांग्रेस ने पृथ्वीराज चव्हाण को महाराष्ट्र की कमान सौंपी, लेकिन इस दौरान भी गृह मंत्रालय एनसीपी के आर पाटिल के पास में ही रहा। यानी 1995 से लेकर 2014 तक गृह मंत्रालय सहयोगी दलों के पास ही रहा है। और इसके बाद 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार सीएम बने तो उन्होंने ये विभाग अपने पास रखा। दरअसल 2014 में सभी दल अलग अलग चुनाव लड़े थे। बीजेपी सबसे बड़ा दल बनी थी, उसे 122 सीटें मिली थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को 63 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन उद्धव 2.5 साल के सीएम पद के बंटवारे पर अड़ गए थे। इस बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन दे दिया। बाद में शिवसेना सरकार में शामिल हुई तो बीजेपी ने डिप्टी सीएम का पद भी शिवसेना को नहीं दिया और ना ही गृह और वित्त मंत्रालय दिया। लेकिन 2019 में एक बार फिर 2014 वाली स्थिति बनी तो उद्धव ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, महाविकास अघाड़ी में शामिल हो गए और इस सरकार में उद्धव सीएम बने तो गृह मंत्रालय एनसीपी के अनिल देशमुख को दिया गया। अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया तो एनसीपी के ही दिलीप बलसे पाटिल को गृह विभाग संभालना पड़ा। इसके बाद जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी को यह विभाग मिला और फडणवीस ने बतौर डिप्टी सीएम इसे संभाला। महायुति में अजीत पवार की एंट्री के बाद उन्होंने वित्त विभाग अजीत पवार को दे दिया और अब जब रोल रिवर्स हुआ है तो शिंदे बदले में गृह विभाग चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महायुति में फडणवीस के पास जहां बड़ा जनादेश है तो वहीं दूसरे 2 पार्टनर भी हैं। महायुति के पहले कार्यकाल में शिंदे गृह और फाइनेंस दोनों बीजेपी को दिए गए थे। अब महायुति पार्ट 2 में फडणवीस के पास 3 मुख्य विभाग हैं, इसमें गृह, यूडी और फाइनेंस शामिल है। अब देखना है कि 2 पार्टनर के साथ वो सरकार कैसे चलाते हैं, क्योंकि पहले कार्यकाल में उन्होंने किसी को भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया था। और इतना ही नहीं, वित्त विभाग भी तब बीजेपी ने अपने ही पास रखा था। तब सुधीर मुनगंटीवार राज्य के वित्त मंत्री रहे थे। शपथ ग्रहण की तस्वीरों के बाद चर्चा हो रही है कि क्या फडणवीस की अजीत पवार के साथ ज्यादा जम रही है, क्योंकि उनका कंफर्ट लेवल अजीत पवार के साथ ज्यादा दिख रहा है। तो अब देखना है कि महायुति में पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला निकलता है। शिंदे को यूडी विभाग मिलने की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है, लेकिन इसी बीच ये खबर भी आना शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग के लिए 6-1 का फॉर्मूला तय किया गया है। इसका मतलब ये है कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा और इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी अपने पास 20 से 22 मंत्री पद रखने की बात कर रही है, यानी सबसे ज्यादा मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। और इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के पास 12 मंत्रालय होंगे, जबकि अजीत पवार गुट को 9 से 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को राज्य में 3 बड़े विभागों समेत कुल 12 मंत्री पद दे सकती है, जबकि महायुति गठबंधन में तीसरी पार्टी अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को कैबिनेट में 9 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं और ऐसी चर्चा है कि बीजेपी 50% मंत्री पद अपने पास रखेगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।